महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव। आओ मिलके मनाए। आजादी की ऊर्जा का है अमृत, नए नए विचारों का है अमृत, नए नए संकल्पों का है अमृत, आत्मनिर्भरता का ये अमृत। ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव। आओ मिलके मनाए। जिसका ताज हिमालय है, जहाँ बहती गंगा यमुना है, जहाँ है अनेकता में एकता, जहाँ का सत्यमेव जयते नारा है, वो भारत, वो देश, वो वतन हमारा है। नमस्कार, डीडी बिहार के खास कार्यक्रम में अमृत महोत्सव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ आपकी होस्ट मैं हूँ मुस्कान। आज पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, यानी आज़ादी के 75 साल। और इस 15 अगस्त को हमारे आज़ादी के 75 साल पूरे हो जाएंगे। और इसी कड़ी में पिछले 1 साल से अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। तो इस प्रगतिशील भारत के 75वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अजीत प्रधान। इनके बारे में दर्शकों में आपको बता दूं कि चीफ कार्डियक सर्जन है जीवक हार्ट हॉस्पिटल के, और साथ ही ये बिहार के पहले हार्ट सर्जन हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस इंट्रोडक्शन का। मुझे एक शेर याद आता है जी। वो मुझे जानता नहीं शायद, वो मुझे जानता नहीं शायद, वरना इतने अदब से नहीं मिलता जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतना खूबसूरत इंट्रोडक्शन के लिए जी। ये फ़कत आपकी इनायत है, वरना मैं क्या, मेरी हकीकत क्या जी। जी। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ दूरदर्शन का, पूरे दूरदर्शन टीम का, कि इतनी अहम चीज़ में मेरे से नाचीज़ को बोलने का आपने मौका दिया है। मैं किसी तरह से इस अमृत महोत्सव के कार्यक्रम में जुटा हुआ हूँ, ये बहुत बहुत मेरे लिए खुशी और बहुत खुशी की बात है। मैं अपने आप को सोचता हूँ कि आई एम वेरी ऑनर्ड दैट आई हैव बीन गिवन अ चांस टू स्पीक ऑन दिस। इट्स आवर ऑनर। सर साथ ही मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जैसे कि हम सब है जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, जिसकी शुरुआत है जो 12 मार्च 2021 में हुई थी और ये समाप्त होगा 2023 15 अगस्त को। तो ये जो महोत्सव है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने निकाला है, तो इसके पीछे का उद्देश्य क्या है, और साथ ही वो हमारे जो युवा हैं, जो हमारे लोग हैं, उनसे वो क्या अपेक्षाएं रखते हैं? ये अपने और अपने देश भारत के सभी नागरिकों के लिए बेइंतहाई खुशी की बात है कि हम अपनी आज़ादी के 75वें वर्ष को साल भर तक चलने वाले अमृत महोत्सव के तौर पर मना रहे हैं। इस दौरान हमने न सिर्फ आज़ादी के बाद की उपलब्धियां पर चर्चा करते रहे, बल्कि हमने अपनी आज़ादी के उन भूले बिसरे नायकों को भी याद किया, जिनकी कुर्बानियों से आज हमारा यह गुलशन आबाद और हरा भरा दिख रहा है। ऐसे में हमारे लिए ये लम्हा यकीनन बेहद रोमांचक और खुशगवार होगा जब हम आज़ादी के 75वें वर्ष को मुकम्मल करके 76वें साल में कदम बढ़ाएंगे। आज़ादी के 76वें साल की ओर बढ़ते हुए जब हम अपने कार्यक्षेत्र की उपलब्धियां का जायज़ा लेते हैं तो दिल खुशगवार के समंदर में डूब जाता है। पिछले दिनों जब आज़ादी के अमृत महोत्सव तकरीबात यानी फंक्शंस का आगाज़ हुआ, तो किसी को अंदाज़ा नहीं था कि आज़ादी का यह 75वां साला जश्न हमारे खिज़ा को बहार में और हमारी तारीकी को रोशनी में बदल डालेगा। मुल्क की आज़ादी के बाद शायद ये पहला जश्न है जिसने हर हिंदुस्तानी के रूह में जज्ब होकर ना सिर्फ हमारी अपनी रोशनी बिखेरी है, बल्कि हिंदुस्तान के हर शोबे हयात में, हर क्षेत्र में अपना असर छोड़ा है। देखा जाए तो ये अमृत महोत्सव का पहला जश्न है
जिसमें एक अवामी तहरीक की शक्ल इख्तियार कर ली है। हर घर तिरंगा का तस्वुर पहली बार पूरे मुल्क में अमली शक्ल इख्तियार करने जा रहा है। सोचिए, हर घर के टॉप पर लहराता हुआ हिंदुस्तानी तिरंगा क्या शान होगा। जैसे कि एक लड़ी में पिरोया हुआ हिंदुस्तान, जब न कोई बंदा होगा और न कोई बंदा नवाज। एक ही शफ पे खड़े हो गए महमूद और अयाज। ये इकबाल की शेर है। एक ही शफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, अब न कोई बंदा रहेगा न कोई बंदा नवाज। ये शमा याद दिलाएगा तहरीक आज़ादी के उस दौर का जब हिंदुस्तान के दिलों में एक तिरंगा लहरा रहा था और हर कौम और हर मज़हब और हर मिल्लत के लोग इस झंडे को सरबुलंद रखने के लिए अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे थे। गम का खजाना तेरा भी है मेरा भी, गम का खजाना तेरा भी है मेरा भी, ये नजराना तेरा भी है मेरा भी। गुलामी से निजात हासिल करने और हिंदुस्तान को आज़ाद करने में वतन पर शहीद होने वाले का कितना अहम रोल रहा है, ये कहने की ज़रूरत नहीं। और ये भी कहने की ज़रूरत नहीं कि वो तो अपना काम कर गए, अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम आज़ादी को किस विकार से, किस ऑनर से मेंटेन रखें और आज़ाद हिंदुस्तान पर किसी किस्म का आँच नहीं आने दें। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम पर हमारे बुज़ुर्गों ने छोड़ डाली है, जिसको हम लोग सब हम सब मिलकर करेंगे। और ये 75वें वर्ष में जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ये परिकल्पना है, ये इसकी तरफ हम लोग को ले जाएगा कि हम लोग जाने कि कैसे सब लोगों ने इतना सेक्रीफाइस करके ये किया है और हम लोग पर क्या जिम्मेदारी छोड़ के गए हैं। दिल से निकलेगी न मगर, दिल से निकलेगी न मर कर के भी कभी वतन से उल्फत, दिल से निकलेगी न मर कर भी कभी वतन से उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी। आज़ाद हिंदुस्तान का जो ख्वाब हमारे बुज़ुर्गों ने देखा था वो तो पूरा हो गया, लेकिन इस आज़ाद भारत को सजाने, संवारने और इसी तरक्कियों की बुलंद तक ले जाने का ख्वाब सच पूछी तो अभी अधूरा है। अगरचे ये अपनी तकमील की तरफ गांजन है, ये कदम बढ़ा रहे हैं, हम लोग ने बहुत कुछ कर रखा है, मुकम्मल होने की तरफ बढ़ रहे हैं। ये ख्वाब की ताबीर बहुत दूर है, बहुत करीबी है, बहुत दूर नहीं है, थोड़ी करीब है, बहुत हसीन भी है, क्योंकि अब हम तकरीबन हर शोबे में, हर क्षेत्र में खुद कफिल कहते हैं सेल्फ सफिशिएंट को, खुद कफिल होने की तरफ बढ़ने लगे हैं। अब हम तरक्की की उस लेवल पर पहुंच चुके हैं जहां हमारा हाथ अब लेने वाले से बढ़कर देने वाला हो गया है। अब न सिर्फ हम अपने मुल्क की ज़रूरियात पूरी कर रहे हैं, बल्कि दूसरे मुल्क के लोग भी अपनी ज़रूरत के लिए हमारी तरफ देख रहे हैं। और बिलासुबह ये हमारी पूरी कौम की इज्तिमाई कोशिशों का नतीजा है, ये हमारे पूरे कौम की कलेक्टिव एफर्ट्स का नतीजा है कि एक खुशहाल हिंदुस्तानी समाज के ख्वाबों का ताबीर हमारे सामने है, जो हमारे बुज़ुर्गों ने जंग आज़ादी के दौरान देखी थी। ये कहने की ज़रूरत नहीं कि जब हर तरफ अमन व अमान हो, पीसफुल माहौल हो, तब ये खुशहाल मुआशरा बनता है, जैसे कि आज हिंदुस्तान में हम देख रहे हैं। ये माहौल और ये मुआशरा किसी एक का नहीं है, हर कौम ने मिलकर बनाया है, हर लोगों ने मिलकर बनाया है, हर कौम का इसमें हाथ है। हमारे गम तुम्हारे गम बराबर है और इस निस्बत से तुम और हम बराबर हैं। अगर हमारे ये इत्तेहाद और इत्तेफाक इसी तरह बरकरार रहा तो वो दिन दूर नहीं कि जब हम तरक्की पजीर मुल्क, डेवलपिंग नेशन से आगे बढ़ कर के हम तरक्की याफ्ता मुल्क बनेंगे कि ज़बूरे में दाखिल हो जाएंगे। और 25 साल बाद अगर हम जिंदा रहें तो आज़ादी के 100 साल का जश्न मनाते हुए गोल्डन भारत का भी वो खूबसूरत मंज़र भी देख सकेंगे।
वतन के जानिसार हैं, वतन को काम आएंगे, हम इसी ज़मीन को एक दिन रोज़ आसमां बनाएंगे। सर, बहुत सुंदर बातें आपने कही अभी, और साथ ही आपने एक लाइन उसमें कहा कि हमें क्रांतिकारियों ने तो आज़ादी दिला दी, अब उसको सज के संवार के और अच्छे से रखना हमारा कर्तव्य है। साथ ही सर, हम लोग आज़ादी की बात कर रहे हैं, तो पिछले 75 वर्ष में तब के और आज के भारत में क्या कुछ अंतर है? हालांकि जैसा कि हम जानते हैं कि ये हरित क्रांति हो गया, जैसा चिकित्सा क्रांति हो गया, ये हमारा संचार क्रांति हो गया, इन सब में बहुत से बदलाव आए हैं पिछले 75 वर्ष में। हर क्षेत्र में है जो विकास हुआ है, हर क्षेत्र में शून्य से लेके है जो शिखर तक पहुंचा है। तो आप इसके बारे में हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? क्या कुछ अंतर आप देखते हैं आज हमारे इस नए भारत में? जी, ये 75 साल का सफ़र, भारत ने बहुत कुछ अचीव किया है और आज एक शक्तिशाली देश माना जाता है जो इस पोजीशन में है कि और देशों का भी मदद कर सके। पिछले 7.5 दशकों में भारत ने कृषि, हैवी इंडस्ट्रीज, इरिगेशन, ऊर्जा उत्पादन, न्यूक्लियर पावर कैपेबिलिटी, स्पेस टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, दूरसंचार, ओशनोग्राफी और साइंस एजुकेशन रिसर्च में उल्लेखनीय विकास हासिल किया है। आज भारत एक आईटी सुपर पावर है, दुनिया में सबसे बड़ी वैज्ञानिक जनशक्ति और सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। भारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक विशाल छलांग लगाने के लिए तैयार है। अफर्मेटिव एक्शन ने समाज के सभी वर्गों को उच्च शिक्षा, सरकारी नौकरियों तक पहुंच बनने की, सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र में नेतृत्व पदों पर पहुंचने के लिए सक्षम बनाया है। भारत जो आज एक मजबूत शक्तिशाली देश के रूप में सामने आता है, इस 1947 से 2021 तक की अपनी यात्रा में भारत ने बहुत सी चीज़ें हासिल की है और बहुत सी चीज़ खोई भी है। आज के दिन भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 75 देशों में है। भारत आज इस मुकाम पर पहुंच गया है कि उसके पास पोटेंशियल है कि वो वेरियस मिसाइल सिस्टम, हेलीकॉप्टर, मल्टीपर्पज़ लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, वॉरशिप, आर्टिलरी गन सिस्टम, डिजिटल वॉरफेयर सिस्टम और देशों को सप्लाई कर सकता है। तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को साउथ ईस्ट एशिया और वेस्टर्न एशियन कंट्रीज़ में प्रमोट करने की प्रयास की जा रही है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इंडिया ये वर्ल्ड में तीसरा मोस्ट अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है। साइंटिफिक रिसर्च के क्षेत्र में सबसे आगे है। वो साइंस स्पेस एक्सप्लोरेशन में वर्ल्ड में 5 नेशन में से एक माना जाता है। न्यूक्लियर पावर के क्षेत्र में नवंबर 2020 तक 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स ऑपरेशन में 8 न्यूक्लियर पावर प्लांट से थे। न्यूक्लियर पावर सेक्टर कुछ सालों पहले तक एक रिकॉर्ड हासिल किया जब वो 962 डेज तक कंटिन्यूसली चलता रहा। भारत ने एक ऐतिहासिक नीति शुरू की जिसे कहा जाता है साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी, स्टिप 2020 के नाम से सब लोग जानता है। इसका उद्देश्य है कि टेक्नोलॉजी कम्पिटेंस एंड सेल्फ रिलायंस, इसमें एक्सपर्ट्स और लोगों के व्यूज़ कलेक्ट करते हैं और एक पॉलिसी ड्राफ्ट की जाएगी जिसमें एक्सटेंसिव रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी की मदद से ये सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर की जाएगी। 2016 में सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसरों को दिशा में देश में नर्चर इनोवेशन और स्टार्टअप्स को डेवलप करने के लिए स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम का शुरू किया गया, जिसमें आप लोग सब वाकिफ़ होंगे। भारत में अब तक लगभग 50 यूनिकॉर्न संगठनों के साथ साथ दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। इसरो ने जो कुछ कर दिखाया है इतने कम अरसे में, कहना नामुमकिन सा लगता है। इसका स्थापना हुआ 15 अगस्त 1969 में भारत में स्पेस रिसर्च के लिए एक नई उड़ान देते हुए की गई। 1975 में भारत ने अपना पहला स्पेस सैटेलाइट आर्यभट्ट लॉन्च किया और फिर कभी पीछे मुड़कर देखा नहीं। इसरो की टॉप अचीवमेंट की बात करें काफ़ी समय लग जाएगा, लेकिन कुछ जिक्र करता हूँ मैं। जैसे मंगलयान मार्स ऑर्बिटर मिशन 5 नवंबर 2013 को लॉन्च। बजट मात्र 450 करोड़
10 times lower than that of NASA. 51 out of 51, only 21 Mars missions have been successful, in which India is the first country in the world जो उसने पहले अटेम्प्ट में ये अचीव किया है। ये बहुत फ़ख्र की बात है। इंडिया ने स्पेस शटल रियूजेबल लॉन्च व्हीकल लॉन्च किया मात्र 95 करोड़ में। चंद्रयान के बारे में आप लोग सब जानते हैं। टोटल इसरो ने अभी तक 405 सैटेलाइट्स लॉन्च किया है, जिसमें से 180 करीबन विदेशी था और 225 इंडियन सैटेलाइट। भारत ने एक रिकॉर्ड बनाया जब उसने 2017 फरवरी में 104 सैटेलाइट एक सिंगल रॉकेट से लॉन्च की, जो ये रशिया का जो रिकॉर्ड था जिसने उसमें सिर्फ 37 सैटेलाइट लॉन्च की थी, उसको काफ़ी आगे काफ़ी दशकों को काफ़ी पीछे छोड़ दिया। साथ साथ एक बलून एक्सपेरिमेंट की इसरो ने, जो कि बहुत ही बड़ी चीज़ थी, which leads to the discovery of 3 new bacteria which cannot be found in the earth. ठीक है, they were highly resistant to radiation. सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम हुआ, जो अपना GPS नेविगेशन सिस्टम हुआ फॉर मरीन ड्राइविंग, व्हीकल ट्रैकिंग। पोखरान के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे, स्माइलिंग बुद्धा के नाम से 1974 में किया गया। फर्स्ट इंडिजिनस न्यूक्लियर सबमरीन भी 2009 में लॉन्च किया, और भारत ने INS अरिहंत का लॉन्च किया। पोखरान 2 को लॉन्च किया। साथ साथ भारत ने 2 कोविड टीकाओं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन का उत्पादन करता है। लगभग 500 मिलियन टीके का प्रोडक्शन किया गया है। सर, जैसा कि आपने बताया कि तब के और आज के भारत में बहुत से अंतर हमने देखे हैं, और साथ ही जैसा कि आप डॉक्टर हैं तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, जैसा हर क्षेत्र में जैसे कि बहुत बदलाव आए हैं, वैसे ही स्वास्थ्य विभाग में भी बहुत से अंतर आए हैं, बहुत से सुधार आए हैं। इस हाल ही में जब महामारी चल रही थी तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हमें लेने वाला नहीं, हमें देने वाला बनना चाहिए, और उसी के विषय में आत्मनिर्भर की उन्होंने बात की थी। और साथ ही तब यहाँ पे PPE किट बना था, वैक्सीनेशन हुआ था, जो कि पूरे विश्व भर में एक चिकित्सा का केंद्र बनकर उभरा था। तो इस बारे में आप हमारे दर्शकों को क्या बताएंगे, हमारी चिकित्सा यात्रा के बारे में क्या बताना चाहेंगे जी डॉक्टर के हैसियत से, जैसा कि आप सर्जन हैं? पहले मैं आपको कोविड के बारे में बताता हूँ जी, उसके बाद मैं मेडिकल क्षेत्र में बताऊँगा जी। इस 75 साल में हम लोग ने हेल्थ के क्षेत्र में बहुत कुछ हासिल किया है। एक समय वो था जब हमको छोटी से छोटी बीमारियों के लिए हम मोहताज थे, बाहर से कोई आकर के मुझे कोई मदद करे जी, या फिर कोई भी बड़ी चीज़ हो जाती थी तो हमको किसी लोग को बाहर भेजना पड़ता था या किसी को बाहर चिकित्सक को बुलाना पड़ता था। मेरे पास कुछ सुविधाएं नहीं थी। उसके बारे में जिक्र करने के पहले मैं अभी आपको कोविड के बारे में बताता हूँ। ये बहुत ही प्रशंसनीय बात है। कोविड के दौरान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बहुत उन्हें क्रिटिसाइज़ किया गया, ये किया गया, लेकिन सच पूछे तो जितना इंडिया ने किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, उनके टीम के नेतृत्व में, शायद हमारे समझ से किसी देश में इतना नहीं हो पाया है। जो हमें दिखाता है कि हम इस आत्मनिर्भर भारत, जो हम सेल्फ सफिशिएंट ही नहीं है, हमने और देशों को भी मदद किया। कोविड वैक्सीन का ही उदाहरण है। इंडिया में 2 वैक्सीन बनी, कोविशील्ड और कोवैक्सीन का उत्पादन हुआ। 500 मिलियन वैक्सीनेशन का टीका का प्रोडक्ट किया गया। भारत ने दुनिया भर के लोगों को 66 मिलियन टीकों का दान और आपूर्ति की है। इसके अलावा भारत ने 150 से अधिक देशों को ज़रूरी दवाएं भी सप्लाई की है। और ये बहुत ही बात यहाँ तक नहीं है, इवन PPE किट हो या सब चीज़ें लोग रिलाई करते थे चाइना पर, वो सब जो है सो हम लोग ने अपने खुद मैन्युफैक्चरिंग नहीं किया, हमने और देशों को भी दिया है। लेकिन और हार्ट क्षेत्र के और बताऊं कि मैं हार्ट सर्जन हूँ, हार्ट सर्जरी के तहत बताता हूँ। पहला बाईपास सर्जरी वगैरह हुआ वर्ल्ड में 1965 में एक बाईपास सर्जरी की गई। 1955 में ओपन हार्ट सर्जरी स्टार्ट हुई। इंडिया में काफ़ी लेट स्टार्ट हुआ, बहुत ही इन्फेंसी में था। लोग किसी को हार्ट सर्जरी करने जाना पड़ता था तो वो लोग देश से बाहर जाते थे। आज ये है कि इंडिया इज़ द डेस्टिनेशन फॉर मेडिकल टूरिज्म, जहाँ लोग
कॉस्ट इफेक्टिवनेस के चलते इंडिया में आते हैं हार्ट सर्जरी कराने। आज वो कोई हार्ट सर्जरी नहीं है जो कहीं भी वर्ल्ड में किसी कोने में हो रहा हो और इंडिया में नहीं हो रहा हो। इनफैक्ट वो ये गलत नहीं कहूँगा कि इंडिया इज अमंग्स द लीडर्स इन कार्डियक सर्जरी एज फार एज बाईपास सर्जरी, मिनिमली इन्वेजिव हार्ट सर्जरी, बीटिंग हार्ट सर्जरी इज कंसर्न। जटिल से जटिल बच्चों की हार्ट की सर्जरी आज इंडिया में हो रही है जो आप अमेरिका, इंग्लैंड में कहीं भी पाएंगे। लेकिन ये हमें वी कैन नॉट बी कंप्लेसेंट एंड जस्ट लाई डाउन कि हमने बहुत अचीव कर लिया है। आगे बहुत सी मुश्किल पड़ावे हैं जो हम लोग को आगे सामने करना पड़ता है। मुझे गिरजा कुमार बाथुर की एक कविता याद आती है। 15 अगस्त 1947 को जब रात को जिस वक्त पूरी दुनिया सो रही थी, हिंदुस्तान आज़ाद हो रहा था, बहुत लंबी गुलामी के बाद मनुष्यता लहलहा रही थी भारत की धरती पर, तभी भारत के गीतकार गिरजा कुमार बाथुर इस चिंता में थे कि आज़ादी तो अब आ गई, बहुत कुछ करना है लेकिन बहुत सावधानी भी बरतनी है, वरना पुरानी बीमारी भी अपने साथ आज़ाद भारत में लेकर जाएंगे और कुछ न कर पाएंगे। आज जीत की रात पहरुए सावधान रहना, आज जीत की रात पहरुए सावधान रहना, खुले देश के द्वार अचल दीपक समान रहना। प्रथम चरण है नए स्वर्ग का, है मंजिल का छोर, प्रथम चरण है नए स्वर्ग का, है मंजिले का छोर, इस जनबंधन से उठाई पहले रतन हिलोर, अभी शेष है पूरी होनी जीवन मुक्ता डोर, क्योंकि नहीं मिट पाई दुख की विगत सावली कोर। ये युग ले युग की पतवार बने अंबुदी समान रहना, पहरुए सावधान रहना। ऊंची हुई मशाल हमारी आगे कठिन डगर है, शत्रु हट गया, विदेशी चले गए थे जी। शत्रु हट गया लेकिन उसकी छायों का डर है। शोषण से मृत है समाज, कमज़ोर हमारा घर है, किंतु आ रही नई जिंदगी यह विश्वास अमर। सर, ऐसे तो बहुत से क्रांतिकारी हैं, संग हीरोज़ है, अनसंग हीरोज़ है, जिन्होंने अपनी जान गंवा दी हम सबको आज़ादी दिलाने में, और जिनकी वजह से आज हम इस आज़ाद भारत में खुशी खुशी जी रहे हैं। तो सर, साथ ही ऐसे तो आप बहुत ही विशेष जानकारी हमें दे रहे हैं, लेकिन हमारे पास थोड़ी वक्त की पाबंदी है, तो जाते जाते आप हमारे दर्शकों को, हमारे देखने वालों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? नई नस्ल के लिए मेरा पैगाम ये है कि वो अपने अंदर वही किरदार, वही खुसूसियत पैदा करें जो हमारे बुज़ुर्गों ने, मुजाहिदीन आज़ादी ने अपने अंदर पैदा करके हिंदुस्तान को गुलामी से निजात दिलाई थी। और वो किरदार है आपसी यकजहती, आपसी भाईचारा का किरदार, इशारों कुर्बानी के जज्बे का किरदार, हर किस्म के तअस्सुब से पाक होकर के सबको साथ ले करके हाथ से हाथ मिला करके साना बसाना चलने का किरदार याद रखना है, ज़रूरी है। इत्तेहाद और इत्तेफाक के इस किरदार ने और सबको साथ लेकर चलने की ही इस जज्बे ने 1947 में हिंदुस्तान को आज़ादी का तोहफ़ा अता किया था। और यही जज्बा और किरदार आने वाले 2047 में हमारे अजीम जमहूरी मुल्क को दुनिया के सामने कौमी यकजहती के साथ तरक्की का वो मॉडल और वो नमूना बनकर पेश कराएगा जिसका ख्वाब हमारे बुज़ुर्गों ने देखा था। तो आइए हम सब मिलकर उस खूबसूरत, उस हिंदुस्तान की तामीर और तकशील में अपना हिस्सा अदा करें और आपसी भाईचारे के साथ मोहब्बत का एक ऐसा दरख्त लगाएं कि जिसके साए में हर कौम, हर मज़हब और हर मिल्लत के लोग आराम और इत्मीनान की और सुकून के साथ ज़िंदगी गुजार सकें। एक सज़र ऐसा मोहब्बत का लगाया जाए, एक सज़र ऐसा मोहब्बत का लगाया जाए जिसका हमसाये के आंगन से भी, जिसका हमसाये के आंगन में भी कुछ साया जाए। बहुत सुंदर सी बातें आपने कही, बहुत सुंदर सी जानकारी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमें दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतना महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और साथ ही वी आर ऑनर्ड टू हैव यू विथ अस। तो आज के लिए इतना ही। तो सर आप जी, दी ऑनर इज़ एंटायरली माइन। मैं तो बहुत बहुत खुश हूँ, मुझे इतनी बड़ी आपने ऑनर अता की है कि मुझे
यहाँ बुला करके इतनी महत्वपूर्ण चीज़ पर आप किसी को भी बुला सकते थे। जी जी किसी बोलने वाले, किसी लेखक को, किसी कवि को, जी। मेरे जैसे अदना को बुला करके, सर्जन को बुला करके आपने मेरी जो इज्जत अफजाई की है, जी। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, ऐसे तो बहुत से संग हीरोज़ हैं, अनसंग हीरोज़ हैं जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं, और लेकिन अब इस आधे घंटे के प्रोग्राम में बात करना थोड़ा मुश्किल है, और इसी के लिए हमारे ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अमृत महोत्सव निकाला है ताकि उन सबको हम याद करें। तो दर्शकों, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले अंश में फिर एक नए कार्यक्रम के साथ, एक नए विषय, एक नए विशेषज्ञ के साथ। तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले अंश में फिर। तब तक दीजिए मुस्कान को इजाज़त और देखते रहिए आपका अपना DD बिहार।